जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बच्चों क्लास हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डेडिकेटेड है यूपीएससी एस्पिरेंट जो एनडीए और सीडीएस का एग्जाम देने वाले 3 सितंबर को। तो जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना है। 3 सितंबर को जो बच्चा यूपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज जो हमारे एनडीए और सीडीएस के एग्जाम है उस एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में यदि अपेयर हो रहा है तो बच्चों आपके 20 क्वेश्चन का वेटेज जो है वो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, चाहे एनडीए वाला स्टूडेंट हो चाहे आपका सीडीएस वाला हो। और यदि मैं बात करना चाहूँ बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज सीडीएस वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़्यादा है कंपेरेटिव टू एनडीए। एनडीए के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि आप लोगों ने 16 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया होगा काफ़ी सारे बच्चों ने, तो आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज एनडीए के एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बच्चों यदि आपको अभी से डे फर्स्ट से यदि आपको लेक्चर्स देखना हो तो आपका हमारे इसी वाले चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में लेकर के आया हूं। और इस सीरीज को हम लोग बच्चों बोल रहे हैं संकल्प 2.0, यानी कि इस सीरीज में आपको मिलने वाला है ज्योग्राफी का कंप्लीट सॉल्यूशन। साथ में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है उस टॉपिक के साथ में हम पीवाईक्यू और हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं। और उसके लिए हमारी डेली लाइव क्लासेस लगने वाली है 9 to 10 है ना, शाम को 9 से 10 में हम लोग डेली मिलने वाले हैं एमसीक्यूज की क्लास के साथ में। और साथ ही साथ आपको थ्योरी का भी इस तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलता रहेगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए आज का हम लोग हमारा जो सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। यदि आप सीडीएस एस्पिरेंट है और यदि आप लोगों ने 16 अप्रैल का पेपर दिया है तो जरूर आप इस टॉपिक को देखिए। इस अकेले टॉपिक से आपको बच्चों लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो बच्चों एट प्रेजेंट हम लोग बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया में है ना कितने स्टेट है, तो बच्चों हमारे यहाँ स्टेट है 28। और यदि हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हमारे पास में यूटी के नंबर है बच्चों 8। ठीक है, अब आपके और हमारे मन में एक सवाल कॉमन सा आता है कि बताइए है ना, ये जो 28 स्टेट का जो फॉर्मेशन तो बच्चों हम लोग 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी की यदि हम बात करना चाहे तो यदि इनके फॉर्मेशन इनके एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में प्रिंशियली स्टेट हुआ करते थे, देशी रियासत हुआ करते थे। और इन देशी रियासतों के नंबर कितने थे, 552 552 थे। इन देशी रियासत की संख्या 552 है ना 552 हुआ करती थी। इनमें से हम लोगों को पता है जूनागढ़ जो रियासत था है ना, ये जूनागढ़ रियासत हमारे साथ में 1947 में नहीं आया था, 15 अगस्त 1947 को नहीं आया था, ये बाद में हमारे साथ आया है रेफरेंडम जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, यदि ऐसा ही हम लोग बच्चों बात करें कश्मीर रियासत का तो कश्मीर रियासत भी हमारे साथ कब आया बच्चों, 26 अक्टूबर 1947 को है ना, हम लोगों ने विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर रियासत को भारत का अंग बनाया है। और यदि हम लोग बात करें बच्चों हैदराबाद रियासत का तो हैदराबाद हमारे साथ आया है सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 रियासत की हम बात करें तो ये 3 रियासत 1947 15 अगस्त के दिन नहीं आए, बाद में इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुए हैं। और कैसे कैसे हुए वो हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, अभी जो 552 देशी रियासत या प्रिंशियल स्टेट हुआ करते थे, इन प्रिंशियल स्टेट का इंटीग्रेशन होने के बाद में हम लोग आगे बढ़े तो हमारे देश में जून 1948 में कमेटी बनती है जिसका नाम है एस.के. धर कमेटी। कौन सी कमेटी है, एस.के. धर कमेटी या एस.के. धर कमीशन हमारे यहाँ बनता है। और ये जो कमीशन है एस.के. धर कमीशन, इस एस.के. धर आयोग का है ना कार्य या सरकार इसको कार्य सौंपती है कि एस.के. धर आयोग को ये बताना है कि इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। तो एस.के. धर कमीशन का रिपोर्ट होता है बच्चों कि भारत एक मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर यदि हम स्टेट के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, यदि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन हम करेंगे तो काफ़ी सारे स्टेट हमारे देश में बन जाएंगे। इस वजह से इंडिया में यदि स्टेट का फॉर्मेशन करना हो तो स्टेट का फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर ही किया जा सकता है, लैंग्वेज बेसिस पर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा अपनी रिपोर्ट में एस.के. धर कमीशन सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है दिसंबर 1948 में। तो दिसंबर 1948 में मना कर देता है एस.के. धर कमीशन कि भारत में कतई लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट फॉर्मेशन करना पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट हम लोग आगे चले तो दिसंबर 1948 में गवर्नमेंट एक कमेटी बना देती जिस कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी, ठीक है। और ये कमेटी भी सरकार को अपनी रिकमेंडेशन देती है। जेवीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसके मेंबर थे। ये जेवीपी समिति सरकार को अपनी रिकमेंडेशन देती है, अपनी सिफारिश देती है अप्रैल 1949 में, ठीक है। अप्रैल 1949 में जेवीपी कमेटी भी बच्चों मना कर देती है कि इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यदि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर यदि स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं तो हम लोग स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि एस के धर साहब ने भी मना कर दिया है कि स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं हो सकता है, और जेवीपी कमेटी ने भी मना कर दिया है इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन करना कतई पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक मल्टी लैंग्वेज कंट्री है। यदि हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन करवाना शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में इंडिया में कई सारे स्टेट बन जाएंगे। आगे क्या होता है, दोनों कमेटियां जब मना कर देती है तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में साउथ वाला जो एक स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, इस आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो लैंग्वेज है उसके जो लीडर्स होते हैं, जो आपके पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, एक आंदोलन शुरू करते हैं। यानी कि सरकार अब हमारी बात ऐसे ही मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अनशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इस आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी वाले क्षेत्र वाले जो लोग हैं, है ना, इनके लीडर होते हैं श्री रामालू साहब। श्री रामालू साहब 56 दिन 56 डेज क्या करते हैं, अनशन करते हैं, है ना। अनशन के साथ यदि हम देखें तो उनका डेथ हो जाता है, और उनके डेथ होने के बाद तुरंत जवाहरलाल नेहरू सरकार क्या करती है, अक्टूबर 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पर पहला स्टेट बना देती है, और वो स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया, है ना, भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है बच्चों, आंध्र प्रदेश है ना। जो कब बनाया गया, अक्टूबर 1953 में बनाया गया। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अक्टूबर 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्र प्रदेश को स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी मुहिम पूरे देश में भी और बाकी शुरू हो सकती है क्षेत्रों में। तो सरकार ने इस दुविधा से बचने के लिए पहले ही क्या हुआ, अक्टूबर 1953 में स्टेट बनाया, और दिसंबर 1953 में एक कमीशन बना दिया गया। दिसंबर 1953 में एक कमीशन बनाया गया, जिस कमीशन को हम लोग क्या बोले, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, भाषाई प्रांत आयोग, है ना, भाषाई, ये जिसको हम बोलते हैं हिंदी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली थे। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए, फजल अली। और फजल अली साहब जो थे, जो इसके चेयरमैन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, और दो और इसके मेंबर बनाए गए, एच.एन. कुंजरू, और एच.एन. कुंजरू जिनको हम हृदयनाथ कुंजरू भी बोलते हैं, और के.एम. पणिक्कर। एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू, ठीक है, और के.एम. पणिक्कर साहब को, के.एम. पणिक्कर को, है ना, क्या बनाया गया, मेंबर बनाया गया, ठीक है। एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर हमारे पास मेंबर है किसके, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हमारे पास में चेयरमैन कौन है, फजल अली हैं। अभी तक का शायद आपको सिनेरियो समझ में आया होगा। 1947 में 552 हमारे पास में प्रिंशियली स्टेट थे, जिसमें से इनिशियली हम लोगों ने देखा 15 अगस्त 1947 को हमारे पास में 3 जो हमारे प्रिंशियल स्टेट थे उन्होंने इंडिया के साथ इंटीग्रेट होने से मना कर दिया था। वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, लेकिन 1947 के बाद की हम बात करें तो अक्टूबर 1947 में कश्मीर रियासत इंडिया का पार्ट बन जाता है। सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद रियासत भी इंडिया का पार्ट बन जाता है, और रेफरेंडम जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत भी इंडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े थे कि जून 1948 में गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, एक कमीशन बनाती है, लैंग्विस्टिक कमीशन, जिसका नाम रखा जाता है एस.के. धर कमीशन। एस.के. धर कमीशन सरकार से बोलता है कि हमारे इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन करना कतई संभव नहीं है।
यदि इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है। तो हम आगे देखेंगे जून में हम लोग कमेटी बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं सॉरी, और ये कमीशन अपना रिपोर्ट दे देता है कब, ये अपना रिपोर्ट देता है दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में अगेन हम लोग एक और कमेटी बना देते हैं, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, वो अपना रिपोर्ट दे देते हैं अप्रैल 1948 में। दोनों कमेटी और कमीशन मना कर देते हैं, इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर ही हम लोगों को क्या नहीं करना है, स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करना है, हम लोगों को करना है एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर। और फिर हम लोगों को क्या करना पड़ा, मजबूरी में जब हम लोग देखे तेलुगु भाषा वाले क्षेत्र वाले लोगों ने अनशन करना शुरू किया और श्री रामालू साहब का डेथ हुआ, तो हम लोगों को आंध्र प्रदेश राज्य को लैंग्वेज के बेसिस पर अक्टूबर 1953 में स्टेट का दर्जा देना पड़ा, और वो भी किस बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़े, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के पास पहुंचे, फजल अली कमीशन ने सरकार को बोला कि यदि आपको लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो हमारे पास में एक ऑप्शन है, हम लोग मल्टी लैंग्वेज, हम लोग क्या करें, मल्टी लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करें और हम लोग स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने मल्टी लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन किया कि हम लोगों को 16 स्टेट बना के दे दीजिए और 3 यूटी बना दीजिए। ये रिकमेंडेशन है ना, ये सिफारिश है सरकार से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। क्या सिफारिश है कि इंडिया में हम लोग कितने स्टेट बना दें, 16 राज्य बना दें और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दें, मल्टी लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हुए। यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बहुभाषा एक राज्य का मतलब ये कि एक राज्य में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रह सकते हैं। यानी कि हम बात करें, मुंबई एक जो स्टेट हुआ करता था उसमें मराठा बोलने वाले लोग भी है, मराठी बोलने वाले लोग भी है और गुजराती बोलने वाले लोग भी हैं। यानी कि 2 भाषा मिला करके एक राज्य का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़े, रिकमेंडेशन थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, कितने स्टेट की, 16 स्टेट और 3 यूटी की। बट गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन में कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद में फाइनली क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे इंडिया में कितने स्टेट बना दिए गए, 14 स्टेट बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी कि 1953 में हम लोगों ने क्या किया था, दिसंबर में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था। इस कमीशन के चेयरमैन हमने बनाए थे फजल अली साहब को, है ना, और इस फजल अली या स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने मल्टी लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इंडिया में 16 स्टेट और 3 यूटी बनाने का रिकमेंडेशन किया। बट गवर्नमेंट ने 1 नवंबर 1956 को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूटी बनाने के लिए एग्री करा और हम लोगों ने कितने स्टेट देखे, 14 स्टेट और 6 यूटी देखे। तो बच्चों हम लोगों ने 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को कितने स्टेट बना लिए, 14 स्टेट बनाए और 6 हमने यूनियन टेरिटरी बना लिए। अब ये जो 14 स्टेट जो हमने 1 नवंबर 1956 को बनाए, ये 14 स्टेट कौन कौन से हैं, तो इन 14 स्टेट में सबसे पहला एक स्टेट है हमारा J&K। दूसरा स्टेट हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम उस टाइम पर बोलते थे। यूपी के बाद हम जाएंगे तो बच्चों तीसरा स्टेट बिहार है ना। वैसे बेसिकली ये बिहार जो स्टेट है ना, 1912 में 912 में अलग हुआ किस स्टेट से, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, फोर्थ हम जाएंगे तो वेस्ट बंगाल स्टेट है। वेस्ट बंगाल के बाद हम देखेंगे आसाम स्टेट है। आसाम के आगे हम बढ़ेंगे तो उड़ीसा स्टेट है जो 1936 में अलग हुआ है वेस्ट बंगाल से। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद हम जाएंगे केरला है, केरला स्टेट के बाद कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका के बाद मुंबई या बॉम्बे है जिसमें गुजरात भी शामिल है। 12 नंबर पर हम जाएंगे राजस्थान स्टेट है, 13 नंबर पर हम जाएंगे पंजाब है और 14 नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको स्क्रीन पर 14 जो स्टेट दिख रहे हैं बच्चों,
J&K, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मुंबई यानी कि आज का महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। ये 14 स्टेट बच्चों हमारे बन चुके थे 1 नवंबर 1956 को, है ना। 1 नवंबर 1956 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने कौन सा किया है? 7th किया है। सर क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा? तो बच्चों उसके पीछे लॉजिक इतना सा है कि 1950 को जब हम लोगों ने 26 जनवरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दिया था, लागू कर दिया था, तब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो 552 प्रिंसिपल स्टेट थे जिनको हमने इंटीग्रेट करके स्टेट का जो क्लासिफिकेशन किया था, उस क्लासिफिकेशन में हमने स्टेट का क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया था। पार्ट ए के स्टेट, पार्ट बी के स्टेट, पार्ट सी के स्टेट और पार्ट डी, ए बी सी डी, है ना। ये 4 पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था? इंडिया के स्टेट का क्लासिफिकेशन किया था। पार्ट ए में कहीं ना कहीं वो स्टेट इंक्लूड हुआ करते थे जहां पर गवर्नर शासन किया करते थे। पार्ट बी में जहां शाही शासन, राजा महाराजा शासन करते थे, साथ में वहां विधानसभाएं, लेजिस्लेचर हुआ करता था। पार्ट सी में जहां कमिश्नरी, आयुक्त महोदय शासन किया करते थे। और पार्ट जी जहां सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, केंद्रीकृत शासन चलता था। पार्ट ए में 9 स्टेट थे, पार्ट बी में भी 9 स्टेट थे, पार्ट सी में 10 स्टेट थे और पार्ट डी में अकेला अंडमान निकोबार अकेला था। तो इस तरह से 9, 9, 10 और 1, 9, 9, 10 एंड 1, ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी क्योंकि हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ था, तो बिना उस, है ना, क्लासिफिकेशन को हटाए बिना नए स्टेट के क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1956 में, और इंडिया में हम लोगों ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए। ठीक है सर, ये आपने 14 स्टेट तो बता दिए, लेकिन 6 यूटी कौन कौन से थे तो वो भी आप देख लीजिए। इसमें आज का दिल्ली है जो आज भी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है। दूसरा आप लोग देखेंगे लक्षद्वीप है। तीसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। चौथा हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद में त्रिपुरा। मणिपुर और मणिपुर के बाद में कौन है बच्चों? त्रिपुरा है। ठीक है, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, है ना। दीज आर द 6 यूटीज, है ना, जिनको हम लोगों ने कब बनाया है बच्चों? 1 नवंबर 1956, है ना। और ये 14 स्टेट्स हैं जिनको हम लोगों ने कब बनाया? 1 नवंबर 1956। अब हमारा जर्नी शुरू होता है बच्चों आफ्टर 1956। 1956 के बाद जब हम लोगों ने चलना शुरू किया तो 1960 में बच्चों हमारे कंट्री में मुंबई, या जिसको महाराष्ट्र बोल रहे थे, जिसमें कौन इंक्लूड था? जिसमें इंक्लूड था अभी तक गुजरात और महाराष्ट्र दोनों, मराठी और गुजराती दोनों भाषा बोलने वाले लोग उसमें शामिल है। तो 1960 में हम लोगों ने मुंबई वाले क्षेत्र से किसको अलग कर दिया? गुजरात को। तो इंडिया का 15 नंबर जो स्टेट बना वो गुजरात बना। 15 नंबर जो स्टेट हमारा बना है वो कौन सा स्टेट बना है? गुजरात बना है। ठीक है, 15 के बाद हम 16 नंबर पर गए, तो 16 नंबर पर 1963 में हमारे सामने एक स्टेट आता है बच्चों, नागालैंड। कौन सा स्टेट आता है? नागालैंड। 1960 में गुजरात बना है, 1963 में नागालैंड बना है। 1963 के बाद में सीधे बच्चों हम पहुंचेंगे 1966। 1966 में हरियाणा स्टेट बच्चों बनता है पंजाब से अलग होकर के, और इसी टाइम पर हमारे यहाँ एक नया यूटी भी आता है, उस यूटी का नाम होता है चंडीगढ़। ठीक है, तो 1966 में पंजाब से अलग होकर के हरियाणा भी बना और चंडीगढ़ भी एक नया हमारे सामने यूटी देखने को मिला। 17 के बाद 18 नंबर पर बच्चों जब 1971 में पहुंच गए तो 1971 में हिमाचल प्रदेश जो अभी तक यूटी था, ये अभी तक यूटी था कब से लेके कब तक? 1956 से लेके 1971 तक, और 1971 के बाद में ये बन गया कंप्लीट स्टेट। ठीक है, 18 के बाद आप 19 नंबर पर जाएंगे तो 19 नंबर पर बच्चों हम लोगों को देखने को मिलेगा 1972, 1972, 1972। ठीक है, ये हमारे पास में 3 स्टेट यहाँ पर आते हैं। पहला स्टेट है इसमें मणिपुर, दूसरा स्टेट है त्रिपुरा और तीसरा स्टेट है मेघालय, जिसमें से मणिपुर और त्रिपुरा ऑलरेडी बच्चों पहले यूटी हुआ करते थे। 1956 से लेकर 1971 तक मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश हम लोग देख कर आए हैं यूटी थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश 71 में स्टेट बन गया,
और मणिपुर और त्रिपुरा 72 में स्टेट बन गए जो पहले यूनियन टेरिटरी थे। अब हम लोग आगे हमारी जर्नी शुरू करें बच्चों, तो हमारे सामने 22 नंबर का जो स्टेट आया 1974-75 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आप जरूर याद रखिएगा 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74-75 में हमारे सामने एक नया स्टेट आता है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम स्टेट कब बना है? 1974-75, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने परमानेंटली सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया। आगे हम लोग हमारी जर्नी शुरू करें 1974 के बाद में 23 नंबर पर स्टेट हमारे सामने 1987 में एक आता है और वह स्टेट है बच्चों मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद हम जाएंगे तो 1987 में अगेन हमारे सामने एक और स्टेट आएगा जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और 25 नंबर पर हम बात करेंगे तो 1987 में अगेन हमारे सामने एक स्टेट देखने को मिलेगा गोवा। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, दीज 3 स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन 1987। इन तीनों स्टेट को हम लोगों ने कब एस्टेब्लिश किया बच्चों? 1987 में। यानी कि आप देख रहे होंगे 1972 में भी हमारे सामने 3 स्टेट है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, और हमारे सामने 1987 में भी 3 स्टेट है। कौन कौन से हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। नेक्स्ट हम 87 के बाद में जाएंगे तो हमारे सामने एक और स्टेट देखने को मिलेगा। 25 के बाद हम 26 नंबर पर जाएंगे। 26 नंबर स्टेट हम लोगों को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, और ईयर था हमारा कौन सा? 2000 है ना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक स्टेट बनता है जो छत्तीसगढ़ स्टेट है। 27 नंबर पर हम जाएंगे तो हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से अलग होता है उत्तराखंड, है ना। ये भी 2000 में अलग हुआ है बच्चों, है ना। डेट इसका 9 नवंबर हम लोगों को मिल जाता है। और 28 नंबर पर हम जाएंगे तो बिहार राज्य से अलग होता है झारखंड, और इसका डेट हम लोग को मिल जाता है 15 नवंबर। ठीक है, यानी कि 1972 में भी हमारे सामने 3 स्टेट थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1987 में भी बच्चों हमारे सामने 3 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड गोवा। एंड 2000 में भी हमारे सामने 3 स्टेट है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल बोलते थे। 2006 के बाद से हम उसको उत्तराखंड बोलने लगे। और नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए बिहार से अलग करके झारखंड। झारखंड स्टेट हमारे सामने आया। 28 स्टेट हमारे सामने हुआ करते थे 2000 तक। नेक्स्ट आगे हमारी जर्नी शुरू हुई बच्चों। 29 नंबर का जो स्टेट हम लेके आए वो तेलंगाना स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, है ना। 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को 29 नंबर स्टेट हमारे सामने बच्चों आता है कौन सा? तेलंगाना, जो किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश स्टेट से अलग हुआ है। तो ये हमारी स्टेट की जर्नी थी बच्चों 1947 से लेके किस तरह से 2000 है ना 14 तक, 2014 तक हमारे देश में 29 स्टेट का हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट किया। अब आगे हम यूटी की जर्नी देखें तो आप सभी को पता था कि 1956 में हमारे पास में 6 यूटी हुआ करते थे। ठीक है, दिल्ली उसमें एक इंक्लूड था, लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप के साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। अंडमान निकोबार के बाद हम लोग बात कर रहे थे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में मणिपुर, और मणिपुर के बाद में बच्चों त्रिपुरा। ठीक है, ये 6 यूटी हम लोगों को बच्चों मिल रहे थे 1 नवंबर 1956, है ना। किस बेसिस पर हमने बनाए थे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पर हमने इनको बनाया था 1 नवंबर 1956 को। अब हम लोग 1956 के आगे बढ़े तो 1961 में हमारे देश में एक और यूटी बन जाता है जिसका नाम है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली। दमन दीव को हम डीडी से शो करेंगे, दादर नगर हवेली को हम डीएच से करेंगे। ठीक है, 1961 में हमारे देश में गोवा और कौन आ जाता है? गोवा और दमन दीव आ जाता है। गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव जो है वो हमारे पास में 1961 में आ जाता है, लेकिन इसको यूटी हम लोग बनाते हैं बच्चों कब? 1962 में। इसको यूटी का दर्जा कब मिलता है? 1962 में। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को हम लोग कब हमारे कंट्री में शामिल कर लेते हैं? 1961 में, जो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में हुआ करता था।
जो अब इंडिया का पार्ट बन गया 1961 में, कौन? गोवा, दमन एंड दीव। और ये गोवा, दमन एंड दीव 1962 में इंडिया का यूटी बनता है। और इंडिया का यूटी बनेगा कब तक? गोवा 1987 तक। 1987 के बाद में गोवा यूटी से फिर क्या बन जाएगा? स्टेट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने गोवा को शामिल किया इंडिया में 1961 में और यूटी बनाया 1962 में। ठीक है, दमन दीव भी यूटी कब बन गए? 1962। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ 6 हमारे पास यूटी थे, यहाँ 7 हो गए, यहाँ 8 हो गए और यहाँ पर हमें दमन दीव 9 हो गया। ठीक है, 10 नंबर पर हमारे सामने यूटी आएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी बच्चों अगेन 1962 में यूटी बनता है ना। ये फ्रांसीसियो के कब्जे में था। फ्रांसीसियो ने हमें कब सौंप दिया था? 1954 में, है ना। 1954 में, है ना, जो पुडुचेरी है वो किसका पार्ट बन गया था? इंडिया का। जो पहले किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियो के कब्जे में था। लेकिन 1954 से लेकर 1962 तक पुडुचेरी में, है ना, जनता के द्वारा चुना गया शासन ही चलता रहा। क्योंकि जो पुडुचेरी वाला क्षेत्र है बच्चों 3 स्टेट के किनारे बसा हुआ है। आप देखेंगे तो इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक माहे है, कराईकल है, यनम है और खुद पुडुचेरी है। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट के किनारे लोकेटेड है, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो 1966 में हमारे सामने एक नया यूटी बनकर आया जो चंडीगढ़ था। कौन सा था बच्चों? चंडीगढ़। यानी कि चंडीगढ़ जो हमारा यूटी बना है वो कब बना है? 1966 में। जिस समय पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था उसी समय हम लोगों ने चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी इस्टेब्लिश किया है। तो हमारे सामने आप देख रहे होंगे 1966 तक 11 यूनियन टेरिटरी थे। अब हमारा यूटी को किस में? स्टेट में कन्वर्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो 1971 में हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश चला गया स्टेट के फॉर्म में। ठीक है, फिर 1972 में हम लोग देखेंगे 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा क्या बन गए? स्टेट बन गए। तो ये हमारे पास में 1956 में जो 6 यूटी थे उसमें से हमारे पास मात्र 3 यूटी बचते हैं। बाकी यूटी का हम लोग एस्टेब्लिशमेंट आगे कर रहे हैं। 1961 में जो दादरा नगर हवेली हमारे सामने यूटी बना वो हम लोग यूटी का नंबर दे देते हैं 4, क्योंकि हमारे पास में 3 यूटी 1956 वाले हैं। फिर हम लोग आगे चले 1961 में जो गोवा हमारे इंडिया का पार्ट बना था और 62 में जो यूटी बना था 1987 में गोवा बन जाता है स्टेट। गोवा क्या बन जाता है? स्टेट। लेकिन गोवा के साथ में जो दमन दीव था वो यूटी ही रहता है। तो दमन दीव हमारे पास में यूटी 1962। गोवा के बाद में हम देखेंगे पुडुचेरी 1962 एंड चंडीगढ़ 1966। तो हमारे पास में बच्चों यूटी के नंबर 11 से रिड्यूस होकर पहुंच जाते हैं 7। यानी कि हमारे पास में जो हिमाचल प्रदेश था वो भी क्या बन गया? स्टेट। मणिपुर भी स्टेट बन गया, त्रिपुरा भी स्टेट बन गया, गोवा भी स्टेट बन गया। 4 यूटी हमारे किस में कन्वर्ट हो गए? स्टेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब आगे की हम लोग जब बात कर रहे थे तो आगे हम लोग पहुंचे बच्चों 31 अक्टूबर 2019 हम लोग देखेंगे 2019 के दिन क्या होता है। इंडिया में जो कंप्लीट स्टेट हुआ करता था जिसको हमने 1956 को क्या बनाया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पर स्टेट बनाया था। जो इंडिया का पार्ट बन गया था 26 अक्टूबर 1947 को, है ना। 1 जनवरी 1949 को वहाँ युद्ध विराम हुआ था। 1952 में जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बना दिया था और 1956 को हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पर इंडिया का एक स्टेट भी हमने डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो वो 1956 में बनने वाला जो स्टेट था हमारा उसको हमने 2019 के दिन हम लोगों ने क्या किया? 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या सर ये किसी स्टेट को यूटी में या यूटी को स्टेट में करने का जो कार्य है क्या ये कोई स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? कतई नहीं। ये राइट्स आप देखेंगे तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आप पढ़ेंगे तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक बच्चों जब आप डिस्कशन करेंगे तो वहां आपको मिलेगा हम लोग देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट एंड एंट्री ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 1 में हम लोग वहां पर स्टेट हम लोग देखेंगे, कंट्री का नाम क्या होगा और हमारी कंट्री किस टाइप की होगी, फेडरल होगी, यूनियन होगी। और वहां पर हम लोगों को 2 ही नाम मिलते हैं बच्चों। क्या नाम मिलते हैं? इंडिया एंड भारत। ठीक है, वहाँ जियोग्राफी जैसा आप लोगों को भारत वर्ष
हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, ये सारे नाम वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। यदि हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो आर्टिकल 2 हम लोगों को बताता है एंट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट इन इंडिया, भारत में नए राज्य का गठन और स्थापना या प्रवेश। आर्टिकल 3 के बारे में जब हम बच्चों बात करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ अल्टरेशन ऑफ नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का नाम बदलना, उनकी सीमाओं में बदलना, यह कार्य भी बच्चों संसद ही कर सकता है। और आर्टिकल 4 की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि नए स्टेट का हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए स्पेशली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर से हमने 2 यूटी बनाए, कौन कौन से, JNK और लद्दाख। एक हमने कौन सा यूटी बनाया, JNK, और दूसरा यूटी हमने कौन सा बनाया, लद्दाख। तो यहाँ पर कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिखाई नहीं देता है। 105, 106 इस तरह से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको दिखाई यहाँ पर नहीं देता है। तो बच्चों हमारे सामने 2019 में 2 नए यूटी आ जाते हैं, तो अब हमारे पास में यूटी के नंबर हो जाते हैं बच्चों 9। 7 हमारे पास पहले से थे, 8 नंबर पर हम लेकर के आ गए JNK को, 9 नंबर पर हम लेकर के आ जाते हैं लद्दाख को। और ये दोनों यूटी कब बनते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चले बच्चों, तो दूसरा एक डेट हमारे सामने आता है 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 के दिन 2 हमारे जो यूटी अलग अलग हुआ करते हैं, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, इन दोनों को हम लोग एक कंबाइंड यूटी बना देते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड यूटी बना देते हैं। तो अब हमारे पास में यूटी के नंबर 9 से रिड्यूस होकर कहाँ पहुंच जाएंगे, 8 पहुंच जाएंगे। यानी कि 4 और 5 अलग अलग नंबर ना देते हुए अब इनको हम 4 नंबर दे दें, हम पुडुचेरी को 5 नंबर दे दें, चंडीगढ़ को 6 नंबर दे दें, और JNK को 7 दे दें, और लद्दाख को 8 नंबर दे दें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में 26 जनवरी 2020 जब दमन दीव और दादर नगर हवेली कंबाइंड यूटी बन जाते हैं तो हमारे पास में यूटी के नंबर बच्चों कितने हो जाते हैं, 8। कितने नंबर हो जाएंगे, 8। कब होंगे, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 के दिन। ठीक है, और इसमें सबसे लार्जेस्ट यूटी जो हमारा है वो कौन है, लार्जेस्ट यूटी हमारा है लद्दाख, और स्मॉलेस्ट यूटी कौन है, स्मॉलेस्ट यूटी हमारा बच्चों होगा लक्षद्वीप। सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, लक्षद्वीप होगा, और लार्जेस्ट कौन होगा, लद्दाख होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 1947 से लेकर है ना 2020 तक इंडिया के पॉलिटिकल मैप में किस तरह से कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले स्टेट और यूटी के इस्टेब्लिशमेंट और उनके एंट्री और उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने 1947 में हमारे पास में कितने प्रिंशियल स्टेट हुआ करते थे, हमारे पास में प्रिंशियल स्टेट के नंबर थे बच्चों 552। ठीक है, जूनागढ़ जो आपका आज कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर है, सौराष्ट्र गुजरात में। इस जूनागढ़ रियासत का है ना, पहले आप लोगों ने सुना होगा है ना, महाबत खान जो यहाँ के शासक थे उन्होंने इसको पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया था, लेकिन सरदार पटेल साहब ने जब उनसे कहा कि आपको कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन का यहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होगा तब हम लोग देखेंगे, उन्होंने वापस भारत के सुपुर्द किया और उन्होंने कहा कि आप इसको रख लीजिए, लेकिन सरदार पटेल साहब का कहना था हम इसको रेफरेंडम के माध्यम से इंडिया का पार्ट बनाएंगे। तो जूनागढ़ रेफरेंडम जनमत संग्रह के द्वारा इंडिया का पार्ट बन जाता है। कश्मीर राजा हरि सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, 26 है ना अक्टूबर 1947 को यहाँ पर राजा हरि सिंह विलय पत्र पर साइन करते हैं और कश्मीर जो रियासत है वो भारत का अंग बन जाती है। ठीक है, और सितंबर 1948 में हैदराबाद में निजाम आपको पता ही होगा है ना, ये भी किसका पार्ट बन जाता है, इंडिया का, सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो या जिसको हम बोलते हैं पुलिस एक्शन। ठीक है, अब ये 552 प्रिंशियल स्टेट हमारे इंडिया में आ जाती है। आगे हम लोग क्या करेंगे, 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लागू करते हैं 26 जनवरी को, उसमें हम स्टेट का क्लासिफिकेशन बच्चों 4 पार्ट में कर देते हैं। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी।
पार्ट ए में 9, पार्ट बी में 9, पार्ट सी में 10 और पार्ट डी में 1। ठीक है, और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जून 1948 में हमारी कंट्री में एक कमीशन बनता है, एसके धर कमीशन। और एसके धर कमीशन है ना को सरकार बोलती है कि हमारे इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर किया जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, है ना, इसके लिए आपको रिपोर्ट देना है। तो एसके धर कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है दिसंबर 1948 में, और गवर्नमेंट को बोलता है कि हमारे कंट्री में स्टेट बनाना है तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर बना सकते हैं, लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं है। जब इस रिपोर्ट से सरकार को कहीं संतुष्टि ना हुई होगी तो सरकार फिर अगेन क्या करती है, दिसंबर 1948 में अनेक एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी का नाम रखा होता है जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये कमेटी बच्ची अपनी रिपोर्ट देती है अप्रैल 1949 में, और जो एसके धर कमेटी का सजेशन था वही सजेशन देती जेवीपी कमेटी। यानी कि इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं हो सकता है। यदि आपको करना है तो आपको किस बेसिस पे करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करना पड़ेगा। जब दोनों कमेटियों की रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट हो जाती है तो फिर सरकार का अब ये मानना होता है कि अब इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर बच्चों आगे क्या होता है, तेलुगु भाषा वाले जो लोग हैं साउथ में, वो अपना थोड़ा नेतृत्व बढ़ाने के लिए अनशन करते हैं सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए, और उनके जो लीडर होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं श्री रामालू साहब, उनका 56 दिन के बाद निधन हो जाता है। जैसे उनका निधन का समाचार मिलता सरकार को, है ना, जवाहरलाल नेहरू सरकार अक्टूबर 1953 में स्टेट को, आंध्र प्रदेश को स्टेट बना देती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यानी कि आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जिसको लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया अक्टूबर 1953 में। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश स्टेट बन जाता है। और इसी तरह की मुहिम देश के अलग अलग पार्ट में ना चले, इस वजह से सरकार क्या करती है, दिसंबर 1953, अक्टूबर 1953 में स्टेट बना है, और दिसंबर 1953 में बच्चों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन जाता है, जिसके चेयरमैन फजल अली हैं, जिसके 2 मेंबर के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू हैं। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है 1955 में। 1955 में जो इसने सरकार को रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में कहता है कि इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन करना किस बेसिस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर तो पॉसिबल हम लोग कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट, लेकिन पब्लिक ऐसा नहीं चाह रही है। तो हम लोग मल्टी लैंग्वेज और वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और मल्टी लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया में 16 स्टेट बने और 3 यूटी बने। लेकिन गवर्नमेंट इस वाले जो रिकमेंडेशन था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का, इसमें कुछ चेंजेस करता है, और चेंजेस करने के बाद में इंडिया में 1 नवंबर 1956 को कितने स्टेट बन जाते हैं, 14 स्टेट और 6 यूटी बन जाते हैं। ठीक है, 14 स्टेट और 6 यूटी कब बनाए गए, 1 नवंबर 1956 को। और क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट ABCD क्लासिफिकेशन किया हुआ था, तो उस क्लासिफिकेशन को हमें क्या करना था, समाप्त, और उसकी जगह लेकर के हमें लाना था 14 स्टेट और 6 यूटी। इस वजह से हम लोगों ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, और उस एक्ट के बेसिस पर हमारे इंडिया में हम लोगों ने क्या किए, 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए। 1956 में हमारे पास में 14 स्टेट जो बने वो कौन कौन थे, तो पहला स्टेट था बच्चों हमारा J&K, दूसरा था यूनाइटेड प्रोविंस है, संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, आसाम के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मुंबई आज का महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। बाकी 6 यूटी की हम बात करेंगे तो वो थे दिल्ली के बाद में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये बात है बच्चों 1956 की। अब हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे 1960 में, जब मुंबई, जहां पर मराठी और गुजराती दोनों भाषा वाले लोगों के लिए एक राज्य बनाया गया था, वहां से अलग करके एक राज्य बना दिया जाता है गुजरात। 1963 में हमारे पास में एक नया स्टेट देखने को मिलता है, नागालैंड। 1966 में बच्चों आता है पंजाब से अलग होकर के हरियाणा। 1971 में हिमाचल प्रदेश जो अब तक एक यूटी था। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, 2 जिसमें अभी तक यूटी थे पहले। 1974-75 में सिक्किम आता है, जहां चोंगियाल राजा का पहले शासन चलता था। 74 में हम लोग अस्थायी रूप से उसको शामिल करते हैं, 75 में 36 अमेंडमेंट के द्वारा परमानेंटली कर लेते हैं।
1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा है। गोवा 1962 से लेकर 1987 तक यूटी के रूप में हमारे यहाँ होता है। और 1969 में हम उससे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि क्या आपको महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाए, तो इससे एग्री नहीं होता और गोवा को फिर हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट बना देते हैं 1987 में। 1987 के बाद हम बच्चों पहुँचते हैं सीधे सन 2000 पर। 2000 में हम लोगों ने मध्य प्रदेश से अलग किया छत्तीसगढ़ को, है ना, उत्तर प्रदेश से अलग किया उत्तराखंड जिसको हम उत्तरांचल बोल रहे हैं, और बिहार से अलग किया हम लोगों ने झारखंड को। और नेक्स्ट हम 2014 में पहुंच जाते हैं 2 जून के दिन, तो हमारे पास में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना हम लोगों को मिलता है। और फिर नेक्स्ट हम लोग पहुंचेंगे बच्चों 31 अक्टूबर 2019, जिस दिन जे.एंड के जो कंप्लीट स्टेट हुआ करता था उससे अलग करके हम लोगों ने, या उसके हम लोगों ने क्या किए, 2 यूटी बना दिए, एक लद्दाख और दूसरा हम लोगों ने क्या बनाया, जे.एंड के। एक असेंबली है जे.एंड के और एक लद्दाख विदाउट असेंबली है, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ पर कोई आपके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसा मुख्यमंत्री वाला क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश या यूटी होगा। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास में 2 यूटी में मुख्यमंत्री है। जब भी इन फ्यूचर जे.एंड.के में इलेक्शन होंगे तो हमें तीसरे यूटी में भी चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हमारा जर्नी शुरू होता है बच्चों किसके बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो यूटी हमारे पास में 1956 में 6 थे, बाद में हम लोगों ने 3 यूटी को क्या बना दिया, स्टेट बना दिया। चौथा यूटी हमारे पास में 1961 में आता है, कौन सा, दमन दीव। दमन दीव के बाद में दादर नगर हवेली आता है 1962। 1961 में हमारे पास में दादर नगर हवेली और दमन दीव आता है 1962 में जो गोवा के साथ यूटी बना था। 62 में पुडुचेरी, 1966 में चंडीगढ़। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो 2 यूटी हमारे पास आ गए 2019 में। इस तरह से हमारे पास में यूटी के नंबर एक समय पर 9 हो जाते हैं। फिर हम लोग दमन दीव और दादर नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को जब हम कंबाइंड यूटी बना देते हैं तो हमारे पास में यूटी के नंबर बच्चों वापस रिड्यूस होकर के कितने हो जाते, 8 हो जाते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी हमारे इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के एस्टेब्लिशमेंट की, फॉर्मेशन की या एंट्री की। तो इसी तरह से आप लोग देखेंगे आज हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। कल हम लोग इंडिया का इंट्रोडक्टिव वाला पार्ट का हम लोग लैंड फ्रंटियर और वाटर बॉडीज के बारे में बात करेंगे। यदि आप इस सीरीज को बच्चों पूरा देखते हैं तो जरूर आप मानिए आपका ज्योग्राफी का जो सेक्शन है आपके पेपर में 20 क्वेश्चंस का आप ऑलमोस्ट 17 to 18 क्वेश्चन प्लस आप अटेम्प्ट करके आएंगे, है ना। ये इस सीरीज का बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा। तो आप सभी लोगों को यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। और इसी तरह के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप जुड़िए रहिए संकल्प सीरीज 2.0 से। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।